हेलो एवरीवन। हम लोग बैंकिंग इन इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने हिस्ट्री, देन बैंक नेशनलाइजेशन और लीड बैंक स्कीम एंड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पढ़ लिया था। टुडे वी विल डील विथ द टाइप्स ऑफ बैंक्स। सो द टाइप्स ऑफ बैंक्स क्या है? शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। दिस शेड्यूल्ड बैंक is mentioned in second schedule of RBI Act 1934. For becoming a scheduled bank, the bank needs to fulfill two conditions. दो conditions को fulfill करना होगा बैंक को scheduled बैंक में आने के लिए। So दो condition को fulfill करना पड़ेगा। First condition क्या है? That bank paid up capital must not be less than 5 lakhs rupees. ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड कंडीशन हो गया कि बैंक मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर एक्टिविटीज डू नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे अगर बैंक्स, तो ही वो शेड्यूल्ड बैंक में आएगा। ओके, शेड्यूल्ड बैंक्स कहाँ मेंशन है? आर मेंशन इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI Act 1934 एंड फॉर बिकमिंग शेड्यूल्ड बैंक्स टू कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगा बैंक्स को। पहला कंडीशन दैट बैंक पेड अप कैपिटल मस्ट नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपीज़ एंड द सेकेंड वन इज दैट बैंक मस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट देयर एक्टिविटीज़ डू नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स। ये दो कंडीशन फुलफिल करने होते हैं। तो जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं इसको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, बेनिफिट्स फॉर शेड्यूल्ड बैंक्स दैट शेड्यूल्ड बैंक्स आर एलिजिबल फॉर लोन्स एंड डिपॉजिट्स फ्रॉम RBI अंडर इट्स लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये हो गया फर्स्ट बेनिफिट। दूसरा क्या हो गया कि दैट द फैसिलिटी ऑफ रीडिस्काउंटिंग द सिक्योरिटीज़ फ्रॉम RBI, ये भी शेड्यूल्ड बैंक्स के पास अवेलेबल होता है। बट ये सब फैसिलिटीज़ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के पास नहीं अवेलेबल होता है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर नॉट entitled to borrow under the facilities in normal circumstances. नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं ले सकते ये सब फैसिलिटीज़। दे कैन डू सो ओनली एट डिस्क्रिशन ऑफ RBI। ये RBI की मर्ज़ी से काम चलेगा इसमें। They cannot borrow facilities in normal circumstances. They can do only at the discretion of RBI. क्या है शेड्यूल बैंक्स? पहले तो ये सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI Act 1934 में मेंशन है। दो कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे बैंक को फॉर बिकमिंग अ शेड्यूल्ड बैंक। दैट द फर्स्ट वन इज दैट बैंक पेड अप कैपिटल मस्ट नॉट बी लेस देन द 5 लाख रुपीज़। देन सेकेंड वन वॉज द बैंक मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर एक्टिविटीज़, उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ डू नॉट हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स को हार्म नहीं करेगी। ओके, एंड दो बेनिफिट्स भी मिलेंगे शेड्यूल बैंक्स को और नॉन शेड्यूल बैंक को नहीं मिलेगा। दैट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस दे कैन डू ओनली एट डिस्क्रिशन ऑफ RBI। नाउ शेड्यूल बैंक्स इज कमर्शियल शेड्यूल बैंक एंड कॉरपोरेटिव शेड्यूल बैंक्स। कमर्शियल शेड्यूल बैंक्स आपका पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है एंड फॉरेन भी हो सकता है। नाउ द कॉरपोरेटिव शेड्यूल बैंक्स, कॉरपोरेटिव शेड्यूल बैंक्स दो टाइप्स के होते हैं, अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक एंड रूरल कॉरपोरेटिव बैंक्स। पहले हम अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक देखेंगे। दिस अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक, this is registered as cooperative societies either under State Cooperative Societies Act of the state concerned or Multi-State Cooperative Societies Act of 2002। किसके अंडर है? State Cooperative Societies Act of the concerned state और Multi-State Cooperative Societies Act of 2002। इसको दो बॉडी रेगुलेट करती है। फर्स्ट RBI regulates and supervise
regulates and supervise banking functions under the Banking Regulation Act of 1949. दो बॉडी रेगुलेट करती है, पहला कौन है? आरबीआई. आरबीआई रेगुलेट्स एंड सुपरवाइज बैंकिंग फंक्शन अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. पहला बॉडी तो ये हो गया. दूसरा बॉडी क्या है? सेकेंड बॉडी स्टेट एंड सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ द cooperative societies. This supervises managerial or administrative and other matters. Then this अभी रिसेंटली आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला है टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप अ डिवाइडेंड इक्वलाइजेशन फंड. डिवाइडेंड इक्वलाइजेशन फंड के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. अभी हम इतना जानते हैं बस कि आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला है टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग अप डिवाइडेंड इक्वलाइजेशन फंड. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इसका लेंडिंग मैंडेटेड टू अचीव प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट 75% बाय मार्च 2026. Then RBI regulatory framework categorizes urban cooperative banks into 4 tiers. First is all unit of USBs and the salary earners USBs and all other USBs having deposit up to 100 crore. ये हो गया टायर 1. सेकेंड है 2 UCBs with deposits more than 100 crore up to 1000 crores rupees. पहला क्या है? 100 करोड़ तक. और उसके बाद दूसरा टायर 2 में क्या आता है? 100 करोड़ से ज़्यादा up to 1000. And the third one is urban cooperative banks with deposits more than 1000 crore up to 10,000. And the fourth one is tier 3 urban cooperative banks with deposits ये 10,000 से भी ज़्यादा का डिपॉजिट्स वाले को. RBI regulatory framework categorizes urban cooperative banks into 4 tiers. The first one is all unit urban cooperative banks and the salary earners and all other urban cooperative banks जिसका कि डिपॉजिट्स 100 करोड़ से ज़्यादा है या अप टू 100 करोड़ से. नो फर्स्ट वन इज़ अप टू 100 करोड़. सेकेंड वन में आता है 100 करोड़ से ज़्यादा या अप टू 1000. थर्ड है more than 1000 up to 10,000 and the fourth one is more than 10,000. तो कॉरपोरेटिव बैंक्स के फर्स्ट टाइप दैट इज़ अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स में हमने पढ़ा कि इसको 2 बॉडी रेगुलेट कर रही है. फर्स्ट वन इज़ आरबीआई, देन सेकेंड इज़ स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़. देन ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट 75% बाई मार्च 2026. देन ये इसका आरबीआई ने इसको कैटेगराइज किया है 4 टायर में. फर्स्ट टायर में आता है डिपॉजिट्स अप टू 100 करोड़, सेकेंड में आता है मोर देन 100 एंड अप टू 1000, थर्ड में आता है मोर देन 1000 अप टू 10,000, फोर्थ में आता है मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज़. नाउ लेट्स कम टू द रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स. रूरल कोऑपरेटिव बैंक, this also regulated by 2 bodies. First one is RBI and second is state government. Then it supervises by a NABARD. NABARD का सिर्फ सुपरवाइजरी फंक्शन है. ये सिर्फ देखती है कि ये सही काम कर रही है कि नहीं. रेगुलेटरी फंक्शन तो RBI और स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है. रूरल कोऑपरेटिव बैंक इज ऑफ 2 types, शॉर्ट टर्म लेंडिंग and second one is long term lending. लॉन्ग टर्म लेंडिंग इज़ जो बहुत लंबे समय तक के लिए लोन देती है, लोन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. इसमें जैसे कि इसमें क्या आता है? स्टेट कॉरपोरेटिव एग्रीकल्चर रूरल लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी
कॉरपोरेटिव एग्रीकल्चर रूरल लैंड डेवलपमेंट बैंक। लॉन्ग टर्म में क्या है? स्टेट कॉरपोरेटिव एग्रीकल्चर रूरल लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी कॉरपोरेटिव एग्रीकल्चर रूरल लैंड डेवलपमेंट बैंक फॉर अ लॉन्ग टर्म टू चेंज और टू कन्वर्ट अनफर्टाइल लैंड टू अ फर्टाइल लैंड। इसके लिए बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम लोग को लोन चाहिए होगा, इसके लिए ये बना है लॉन्ग टर्म लैंडिंग। नाउ द शॉर्ट टर्म लैंडिंग, ये 3 टायर स्ट्रक्चर है। सबसे नीचे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, देन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉरपोरेटिव, देन स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक। इन केस ऑफ सरप्लस इन प्राइमरी एग्रीकल्चर, अगर इसके पास सरप्लस आएगा तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक को देगा, एंड अगर डिस्ट्रिक्ट के पास सरप्लस आएगा, ज़्यादा मनी आएगा एक्स्ट्रा, तो ये किसको देगा? स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक्स को सरप्लस। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर है कि अगर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट के पास अगर कुछ सरप्लस अमाउंट आता है तो ये ट्रांसफ़र कर सकता है किसको? डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट इस सरप्लस अमाउंट को यूज़ कर सकता है दूसरे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट में। एंड अगेन ये डिस्ट्रिक्ट के पास अगर सरप्लस आता है तो ये किसको देगा? स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक को दे सकता है। सेम अगर स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक को लोन मिलता है तो ये इट कैन डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। सो दिस इज शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म लैंडिंग। ये किसके पार्ट है? किसके टाइप से? रूरल कॉरपोरेटिव बैंक्स के। कॉरपोरेटिव में क्यों कौन कौन से आते हैं? अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स एंड रूरल कॉरपोरेटिव बैंक्स। रूरल कॉरपोरेटिव बैंक्स के 2 टाइप्स, शॉर्ट टर्म लैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म लैंडिंग। ये कॉमर्शियल बैंक या कॉरपोरेटिव बैंक जितने जो भी हैं, कमर्शियल कॉरपोरेटिव, ये सब क्या है? यूनिवर्सल बैंक्स। नाउ व्हाट इज दिस यूनिवर्सल बैंक? जो यूनिवर्सल बैंक होता है, दिस परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स एंड अवेलेबल टू ऑल। यूनिवर्सल बैंक्स जितने भी बैंक्स की एक्टिविटीज है पर फंक्शन है, सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, एंड दिस इज अवेलेबल टू ऑल। हर किसी के लिए ये अवेलेबल होता है। ओके तो इसके कारण से ये बहुत कॉस्टली भी हो रहा था एंड ये बहुत अच्छे से वर्क भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं ये टोटली किस पे डिपेंड करेगा? बैंक्स पे डिपेंड करेगा। तो और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी हो रहा था, तो एक नया डिफरेंशिएटेड बैंक सजेस्ट किया गया। ये क्या है कि ये 2 टाइप्स के होंगे। ऐसा देखते हैं इसको, 2 टाइप्स में देखते हैं। फर्स्ट इज horizontally differentiated banks and second is vertically differentiated banks. Horizontally differentiated banks where all types of the services जहाँ के हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, all types of services provided such as deposits, and credits. But this is differentiated on the dimension of size or geography. और sectoral focus. सारी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे बट इन अ स्पेसिफिक रीजन और a specific area. And what is this term vertically differentiated banks? इसमें क्या है कि जो भी फुल सर्विसेज जो हॉरिजॉन्टली में सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ वन और या एक या उससे ज्यादा कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, फॉर एग्जांपल पेमेंट और डिपॉजिट टू ऑल। एग्जाम्पल्स क्या आ जाएगा? वर्टिकली डिफरेंशिएटेड बैंक्स का पेमेंट बैंक, एंड इन हॉरिजॉन्टली डिफरेंशिएटेड बैंक्स में क्या एग्जाम्पल आएगा? रीजनल रूरल बैंक।
तो यूनिवर्सल एंड डिफरेंशिएटेड में क्या डिफरेंस है कि जो यूनिवर्सल बैंक्स है ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, सारे एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स को परफॉर्म करता है, एंड इट इज अवेलेबल टू ऑल. बट इन केस ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स ये क्या है, दो टाइप्स के हुए. पहले तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली. हॉरिजॉन्टली में क्या है, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी बट टू अ स्पेसिफिक रीजन और अ स्पेसिफिक सेक्टर. एंड इन केस ऑफ वर्टिकली डिफरेंशिएटेड बैंक, यहाँ एक या उससे ज्यादा कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पेमेंट और डिपॉजिट, एंड दिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल. फॉर एग्जाम्पल पेमेंट बैंक्स. नाउ लेट्स रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स. सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक्स. This is established on the recommendation of Narasimham Working Group 1975. Then government established the Regional Rural Bank through a act in 1900. कब बना? 1976 में बना रीजनल रूरल बैंक्स. किसने रिकमेंड किया? नरसिम्हम कमिटी वर्किंग ग्रुप ने इन 1975, और ये बना कब? 1976 में. These regional rural banks are controlled by the center, state and a sponsored bank. 35% by center, 15% by state and 50% by a sponsored. It was sponsored by a public sector banks. And this an area of operation is limited to the region specified by a कौन specified करेगा? Central government. So since this regional rural bank was sponsored to evolve as specialized institution, financial institution for developing a rural economy, so have target of कितना target दिया गया? 75% for priority sector lending. सेकेंड डिफरेंशियल बैंक आता है. रूरल रीजनल बैंक का क्या था? ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा बट इन अ स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक एरिया टू डेवलप फॉर डेवलपिंग अ रूरल इकोनॉमी के लिए इसको बनाया गया. सेकंड क्या है? पेमेंट बैंक. इसका ये एक फंक्शन प्रोवाइड करेगा बट टू ऑल. पेमेंट बैंक. दिस पेमेंट बैंक इज established in 2013-14 आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ. किसने रिकमेंड किया इसको? नचिकेत कमोर कमिटी. एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेमेंट बैंक टू वाइडन द स्प्रेड ऑफ पेमेंट एंड financial services for migrant labor force and low income households and small businesses in a secure technology driven environment. इसका फंक्शन क्या है? टू वाइडन द स्प्रेड ऑफ पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. किसके लिए? फॉर माइग्रेंट्स, लेबर फोर्स, लो इनकम हाउसहोल्ड्स. नाउ द इसके पेमेंट बैंक से कुछ फीचर्स है, हम लोग उसको देखेंगे. दैट इज दिस पेमेंट बैंक कैन एक्सेप्ट डीडी, डिमांड डिपॉजिट, अप टू 2 lakhs rupees. And this can issue a debit card, distribute financial functions such as mutual fund and insurance, can issue prepaid instruments which provide internet banking. बट ये सब तो इशू कर सकता है. डेबिट कार्ड इशू कर सकता है. डीडी एक्सेप्ट करता है कब? कितना? 2 लाख रुपए तक का. देन distribute functions such as mutual funds and insurance, and can issue prepaid instruments and provide internet banking. ये सब प्रोवाइड करता है पेमेंट बैंक. क्या प्रोवाइड नहीं करता है? तो दैट इट कैन नॉट इशू अ क्रेडिट कार्ड and cannot accept deposits from NRIs and cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial activities. कोई और दूसरा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं कर सकता है. क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है. डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई नहीं कर ले सकता है. ओके, तो ये था पेमेंट बैंक. कब फॉर्म हुआ? 13-14 में. किसके रिकमेंडेशन से? नचिकेत बोर कमेटी. देन क्या फंक्शन है? टू वाइडन द स्प्रेड ऑफ द पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर माइग्रेंट लेबर फोर्स एंड लो इनकम हाउसहोल्ड्स. क्या फीचर्स हैं इसके? एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स कितने तक का? अप टू 2 लाख रुपीज. एंड
इशू डेबिट कार्ड्स, देन इट कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड एंड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा एनआरआईज से। ये हो गया पेमेंट बैंक। पहला क्या था, रूरल रीजनल बैंक, ये कब बना, 1976। दूसरा क्या है, पेमेंट बैंक, इसका फंक्शन स्पेसिफिक है, रीजनल रूरल बैंक का एरिया स्पेसिफिक था। नाउ द नेक्स्ट differentiated bank is small finance bank. Objective of this bank is to provide services to unserved and undeserved sections of the society. इसका मेन क्या पॉइंट याद रखेंगे, अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड। अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है कौन, स्मॉल फाइनेंस बैंक। Like any other commercial bank, this functions as like any other commercial bank. They provide all type of, हर तरह का बैंकिंग जो भी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग लेंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स। इसका टारगेट्स क्या है, फॉर प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग 75%। स्मॉल फाइनेंस बैंक का पर्पस है टू इंश्योर दैट क्रेडिट इज सप्लाइड टू किसको, स्मॉल बिजनेसेस यूनिट एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को मिलना। तो हमने कितने डिफरेंशिएटेड बैंक्स पढ़े, रीजनल रूरल बैंक्स जो कि स्पेसिफिक एरिया के लिए है, पेमेंट बैंक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है, स्मॉल फाइनेंस बैंक ये अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बैंक्स, शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। उसमें शेड्यूल बैंक्स में कमर्शियल बैंक एंड कॉर्पोरेटिव बैंक्स, देन यूनिवर्सल बैंक, देन आफ्टर दैट डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अलग अलग तरह के डिफरेंशिएटेड बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, देन पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ओके, तो बैंकिंग से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स एंड हियर, थैंक यू।